प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा। प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा। अब देखो, प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा, तो जैसे ही उनने कहा कि प्राचीन भारत से प्राचीन भारत, अपन जानते हैं कि अपन को लगभग गुप्त काल या गुप्त काल के बाद हर्ष काल, 8वीं शताब्दी तक के इतिहास को हम क्या है, प्राचीन भारत या प्राचीन काल के तहत पढ़ते हैं। तो इस प्राचीन काल के इतिहास में कौन कौन सी हमको ज्ञान परंपराएं दिखाई देती हैं, उसको हमको देखना है। ज्ञान परंपरा मतलब समझ रहे हैं ना, कि प्राचीन भारत के अंतर्गत फिजिक्स की क्या स्थिति थी, प्राचीन भारत के अंतर्गत रसायन की क्या स्थिति थी, जीव विज्ञान की क्या स्थिति थी, टेक्नोलॉजी की क्या स्थिति थी, खगोल विज्ञान की क्या स्थिति थी, चिकित्सा विज्ञान की क्या स्थिति थी। क्योंकि देखो, आज जिस संदर्भ में हम ज्ञान की बात करते हैं, तो ज्यादातर आज का जो ज्ञान है वो क्या है, पश्चिमी अवधारणाओं से निकल के आया। पश्चिमी विचारक, जिनको हम वैज्ञानिक कह रहे हैं, चाहे गुरुत्वाकर्षण की बात हो या कोई भी थ्योरी हो, हम किसी भी किताब में, आप XYZ किसी भी किताब को ले लो, किसी भी किताब में भारतीय विचारक का नाम हमको ढूंढने से भी नहीं मिलता है। तो यहां पर उन्हीं चीजों को खोज के बताना है कि प्राचीन भारत में भी ज्ञान की अलग अलग परंपराएं थी और अलग अलग व्यक्ति थे जिन्होंने प्राचीन भारत में ज्ञान का सृजन किया है। अब देखो, जहां तक पश्चिम की बात है, पश्चिम और भारत, अब पश्चिम से आप समझ जाना, अमेरिका तो था नहीं, तो पश्चिम से मतलब केवल यूरोपीय ज्ञान परंपरा है। अमेरिका तो बाद में जुड़ेगा उससे। देखो, भारत का इतिहास हम देख रहे हैं क्या है, हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन से चालू हो रहा है। जब भारत में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हैं, या जब हड़प्पा सभ्यता थी 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक, तब पश्चिम में ऐसी कोई बड़ी सभ्यता नहीं थी। यहां पर क्या है, मिस्र की सभ्यता थी, या फिर इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मिस्र, मेसोपोटामिया, ये सभ्यताएं थी। ये सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। और हड़प्पा सभ्यता में जो ज्ञान परंपरा है वो बहुत विकसित अवस्था में थी। हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा में हमको हर वो चीज मिली है जो आज मॉडर्न वर्ल्ड में हमको देखने को मिलती है। अब मॉडर्न वर्ल्ड से ये मतलब नहीं है कि वहां पर हर वो चीज जो आज हम उपयोग कर रहे दिखाई देंगे। आधुनिकता मतलब वहां पर ये थी कि हमको नगर बनाए हुए दिखाई दिए हैं, सड़कें हुए बनी हुई हैं, पब्लिक कम्युनिटीज है, ये सारी सुविधाएं हमको हड़प्पा में दिखाई दी हैं। इनके समकालीन ये सारी सभ्यताएं भी विकसित अवस्था में थी, लेकिन जैसा नगरीकरण हड़प्पा में था वैसा नगरीकरण यहां पर कहीं नहीं दिखाई दिया। और नगरीकरण के लिए जरूरी, देखो, नगरीकरण बाद की स्टेज है, जब आपके बहुत सारे विकास होते हैं, आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो चुका होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो चुका होता है और व्यापार वाणिज्य का जब विकास होता है, तब जाके नगरीकरण होता है। फिर नगरीकरण के लिए आपको टेक्नोलॉजी, घर बनाने को आपको घर बनाने की टेक्नोलॉजी चाहिए, धातु प्रौद्योगिकी चाहिए, आपको गणित की जानकारी चाहिए। तो ये हड़प्पा वालों को थी, तभी तो हड़प्पा इतना बेहतरीन नगरीकरण कर पाए। इनके समकालीन क्या है, अन्य सभ्यता में, अन्य सभ्यता भी ऐसा नहीं कह रहे कि विकसित नहीं थी, लेकिन जैसा नगरीकरण हड़प्पा का था वैसा नगरीकरण हमको यहां पर भी दिखाई नहीं देता है। फिर देखो, हड़प्पा के बाद हमारे यहां वैदिक काल आता है। वैदिक काल 600 से 1000 ईसा पूर्व, वो 1500 से 600 ईसा पूर्व, वैदिक काल। अब वैदिक काल में भी ज्ञान परंपरा आगे बढ़ती है, लेकिन वैदिक काल की जो ज्ञान परंपरा है थोड़ा डिफरेंस टाइप का है, क्योंकि यहां पर क्या है, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी रचना की गई थी। इनमें भी हमको, जैसे अब आयुर्वेद है, आयुर्वेद की जानकारी तो वेदों से ही मिलती है। तो जो अन्य ज्ञान परंपराएं हैं उनका भी प्रारंभिक रूप हमको वैदिक में मिलता है। रेखा गणित के साक्ष्य मिलते हैं, गणित, बीज गणित, खगोल, धातु सब वैदिक काल
तो वेदों और उनके जो सहायक ग्रंथ है उनसे भी हमको जानकारी मिलती है। फिर वैदिक काल के बाद आता है बुद्ध काल। बुद्ध काल, और बुद्ध काल में तो भारतीय ज्ञान परंपरा अपने चरम बिंदु पर पहुंचती है। हम जो भी पढ़ेंगे भाई, जैसे कुछ व्यक्ति के नाम जानते हैं कि उनका सबको जानते हैं कि आर्यभट्ट, शून्य का आविष्कार करने वाला, ब्रह्मगुप्त, और भी जो व्यक्ति पढ़ेंगे, जो भी हमको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दिखाई देता है वो ये पीरियड है जिसमें सबसे ज्यादा भारत में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या ज्ञान की परंपराओं का विकास हुआ है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है। तो देखो, अलग से आपको टॉपिक पता होना चाहिए, प्राचीन भारत में शिक्षा, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, उनकी क्या कार्यप्रणाली, उनकी क्या स्थिति थी। तो बुद्ध काल क्या है, भारतीय इतिहास में ज्ञान परंपरा की दृष्टि से सर्वोच्च बिंदु था। इसके बाद फिर हमको कोई बहुत उपलब्धि देखने को नहीं मिलती, खासकर मध्यकाल में। मध्यकाल में स्थापत्य कला जरूर अपने चरम बिंदु पर पहुंचती है, लेकिन बाकी ज्ञान परंपरा में हम थोड़े से पिछड़ जाते हैं। लेकिन जब तक बुद्ध काल था, बुद्ध काल आप मान सकते हो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अगले 1000 साल ईसा पूर्व तक, मतलब गुप्तों तक, गुप्त के बाद तक लगभग 700-800 ईस्वी तक भारत में ज्ञान परंपरा का विकास होता है। और इस काल में देखेंगे तो पश्चिम में ऐसा हमको कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता है। देखो, पश्चिम में जब भारत में बुद्ध काल चालू होता है, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इसी समय यूनान में भी क्या है, ज्ञान परंपरा है। हम देखते हैं क्या कहते हैं, पाइथागोरस से ज्ञान परंपरा, हेराक्लिटस है, फिर और बहुत सारे लोग चालू होते हैं, और फिर प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, वो एक पूरी ज्ञान परंपरा चली जाती है 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व तक। लेकिन यहां पर इसके पश्चात इनके ज्ञान परंपरा का यहां पर अंत हो जाता है, और यूरोप का एक क्या है, अंधकार युग चालू होता है। अंधकार युग, भारत में ये ज्ञान परंपरा आगे डेवलप होते रहती है। ये यहां पर रुक गए हैं, और इनका एक डार्क एज चालू हो जा रहा है, अंधकार युग। और इस अंधकार युग से इनको मुक्ति मिलती है 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास, या 11वीं शताब्दी के बाद कह सकते हैं, 11वीं 12वीं, जिसको ये लोग कहते हैं प्रबोधन का युग। प्रबोधन का युग या पुनर्जागरण, जिसको इनने नाम दिया था। तो पुनर्जागरण का मतलब तो यही था ना कि पहले हम जागे थे, फिर सो गए, और फिर जाग रहे हैं अब। तो जो इनकी ज्ञान परंपरा थी वो बीच में समाप्त हो गई, फिर जागृत हुए हैं। भारत में क्या है, लंबे समय तक ज्ञान परंपरा चलती रहती है, लेकिन फिर जब मध्यकाल आता है तो ज्ञान परंपरा में थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है। और फिर आधुनिक काल में तो ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तो ज्ञान परंपरा पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो ये पश्चिम का था और ये भारत का था। अब देखो, मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा हमको कहीं देखने को नहीं मिलती है। हम जो भी, चाहे फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, कोई भी विज्ञान पढ़े, हमको केवल क्या है, पश्चिम। क्योंकि यहां पर 12वीं शताब्दी के पास क्या है, 12वीं शताब्दी के बाद से ही प्रबोधन की बात होने लगती है, और 14वीं 15वीं शताब्दी तक तो क्या है, बहुत कुछ बदल जाता है, बड़ी बड़ी क्रांतियां हो जाती हैं और सब कुछ। और फिर यहां पर क्या है, ज्ञान का सृजन होना चालू हो जाता है। तो देखो, प्राचीन भारत में ज्ञान था, लेकिन आधुनिक भारत आते आते तो भारत का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, वो गुलाम हो गया, और ज्ञान परंपराओं का अंत हो गया। तो यहां पर ज्ञान का सृजन हुआ। अब यहां पर जब ज्ञान का सृजन हुआ, और यहीं से फिर क्या है, ज्ञान आगे बढ़ता है। तो स्वाभाविक सी बात है, क्या है, ये इसी को आधार बिंदु मान लेते हैं कि भैया पृथ्वी गोल है। इनको इस समय पता चला 14वीं 15वीं शताब्दी में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ग्रहण लगते हैं, ये सब जानकारी इनको मिलती है, और ये विज्ञान को फिर आगे ले जाते हैं एक करके। जबकि ये सब चीज क्या है, प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों को इनकी जानकारी थी। लेकिन आधुनिक भारत आधुनिक समय में भारत खुद ही भूल गया कि हमको ऐसी कोई जानकारी थी, क्योंकि हम तो गुलाम हो गए थे। तो ये यहां से आगे बढ़ते हैं, फिर ये बहुत आगे निकल जाते हैं, और हम यहीं पर रह गए। हमारा साइंटिफिकल डेवलपमेंट या हमारी ज्ञान परंपरा रुक गई आके, ठीक है ना। तो आज भी हम जो ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, वो हमारा ज्ञान केवल क्या है, प्राचीन भारत तक सीमित है। और देखो, मेन इसका जो टाइम पीरियड है, जितना भी ज्ञान की हम बात करेंगे, ये सारा बुद्ध काल है। महात्मा बुद्ध के पैदा होने के बाद जो भारत में जो विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ था,
और उसके पश्चात जो ज्ञान परंपरा विकसित होती है वो सारा इसी के अंतर्गत आएगा। तो देखो हमको जो सिलेबस में पढ़ना है वो यही ज्ञान परंपरा के बारे में देखना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से भारत में ज्ञान के क्षेत्रों में विकास होता है। ठीक है, तो देखो इसको अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब देखो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान, विज्ञान का सामान्य अर्थ तो आप पता ही जानते हो कि विशेष ज्ञान, किसी भी सब्जेक्ट का विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान सिद्धांत देता है, उस सिद्धांत से जब हम उसका प्रयोग करके कुछ उपकरणों का निर्माण करते हैं या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी एक तकनीक का विकास कर लेते हैं जो मानव के जीवन को आसान बनाती है, तो दोनों को मिलकर ही हम सामान्य से बोल देते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मतलब ये सिद्धांत है और यहां पर उस सिद्धांत का प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। अब आज हम विज्ञान की जिन शाखाओं की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब चीजें, इनका विकास हम देखते हैं 14वीं-15वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप या यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों का हमको नाम देखने को मिलता है और फिर अमेरिकन वैज्ञानिकों का नाम देखने को मिलता है। लेकिन प्राचीन भारत में ज्ञान की जब समस्त परंपराओं का विकास हुआ था तो विज्ञान की भी समस्त शाखाओं का विकास हुआ, चाहे गणित हो, चाहे भौतिक हो, चाहे रसायन हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे खगोल विज्ञान हो, सभी क्षेत्रों में प्राचीन भारत में विज्ञान का विकास देखने को मिलता है। तो देखो हम टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं देखते हैं, हम सब्जेक्ट के हिसाब से देख रहे हैं कि फिजिक्स की क्या डेवलपमेंट था, केमिस्ट्री का क्या डेवलपमेंट था, गणित का क्या क्या डेवलपमेंट था, वो कौन कौन से व्यक्ति थे जिनको गणित के संदर्भ में हमको याद रखना, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो सीधे अपन तो शुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं गणित पे। प्राचीन भारत में गणित, कहां कहां हमको गणित से संबंधित जानकारी मिलती है प्राचीन भारत में। अब देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हड़प्पा से। हड़प्पा, क्या हड़प्पा को गणित की जानकारी थी? क्या उनको गणित के संदर्भ में आधुनिक जो रेखा गणित है, त्रिकोणमिति है, या ऐसी कोई जानकारी थी हड़प्पा के संदर्भ में? तो देखो जहां तक हड़प्पा की बात थी, हड़प्पा के लोगों को गणित का ज्ञान था और बहुत उच्च स्तर का ज्ञान था। अब देखो हमने खुदाई के दौरान हड़प्पा जब सभ्यता पढ़ी तो खुदाई के दौरान ऐसा कोई नहीं देखा कि हमको गणित की किताब मिली हो जिससे हमने अंदाजा लगा लिया हो कि इनकी गणित की जानकारी थी। लेकिन उस गणित की जानकारी का प्रयोग करके जो इन्होंने वस्तुओं का निर्माण कराया है, उससे पता चलता है कि इनका ज्ञान, गणित का ज्ञान बहुत उच्च स्तर का था। बिना गणितीय ज्ञान के आप उन पदार्थों या उन चीजों का निर्माण कर ही नहीं सकते। आप खुद सोचो, आपको ईंटा बनानी है, एक ईंट बनानी है, तो आपको लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान तो होगा ही ना, कि यार इतनी लंबी होनी चाहिए, इतनी चौड़ी होनी चाहिए। तो एक जो छोटा सा आपको ईंट बनाना है, इसके लिए भी गणित की जानकारी आवश्यक है। तो हड़प्पा में तो हमको ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई दी हैं जिससे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हड़प्पाई लोगों को गणित की जानकारी थी। तो देखो हड़प्पा के संदर्भ में बताएंगे कि हड़प्पा में मापन करने के लिए बांट, हड़प्पा में बांट का निर्माण किया गया तोलने के लिए। हड़प्पा वासियों ने बांटों का निर्माण किया। इसका मतलब है इनको अंकों को दुगना करने, आधा करने, आधा करके और तौलने की जानकारी थी। भाई बांटों का निर्माण तो तभी होगा ना, अब आज तो किलोग्राम हम देखते हैं कि किलोग्राम इकाई है, उस समय इकाई और कुछ होगी, लेकिन फिर भी एक तोलने के आपको बांट मिले हैं जिससे इससे पता चलता है कि इनको अंकों की जानकारी थी। दूसरा, हड़प्पा से एक स्केल मिला है, लोथल से प्राप्ति हुई है स्केल की, लोथल।
लोथल से स्केल मिला है और इस स्केल का उपयोग मापन में किया जाता था। तो आज भी देखो स्केल में आप सेंटीमीटर हो, फुट हो, मीटर हो, आज जो भी नापने की इकाई है उस समय भी उनके पास नापने की इकाई थी। तो इसका मतलब उनको गणित की जानकारी थी। उनकी ईंट, ईंट का जो 4:2:1 अनुपात में बनी होती थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक निश्चित आकार की ईंट मिली है। इसका मतलब यह है कि इनको नापने, तौलने और मापने की समस्त जानकारी थी। ठीक है ना। फिर और क्या बता सकते हैं हड़प्पा काल में आपको? हड़प्पा ने अपना नगरीकरण किया, नगरीय, हाँ, ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति, सड़कें समकोण पर काटती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इससे क्या पता चल रहा है कि इनको गणित की जानकारी थी, एंगल की जानकारी थी, त्रिकोणमिति की जानकारी थी, रेखा गणित की जानकारी थी। बिना इसके इतना बेहतरीन नगरीकरण हो नहीं सकता कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, पूरे नगर का उनने ग्रिड पद्धति से बसा दिया है। ये तो बहुत उच्च स्तर के नॉलेज की बात है। तो ये तो प्रारंभिक नॉलेज की हम बात कर रहे हैं। मतलब हम सीधे सीधे देख सकते हैं हड़प्पा का प्रत्येक क्षेत्र, उसमें वहां के लोगों को गणित का विशेष नॉलेज था। ठीक है ना। अब भले देखो हमको यहां पर क्या है, कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है कि फलाने ने फलाने की खोज करी है, लेकिन जानकारी थी, मतलब इनके पास खोज बहुत पहले ही हो गई होगी। अब देखो ये सारी चीजें, जैसे पाइथागोरस का प्रमेय बहुत बाद में आएगा, पाइथागोरस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है, फिर उन्होंने जो बात कही थी, जबकि उससे बहुत साल पहले यहां पर इन सब चीजों का उपयोग ये लोग कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि इन हड़प्पा वासियों को गणित के संदर्भ में उत्कृष्ट जानकारी थी। उन्होंने स्नानागार का निर्माण करवाया है और जो भी नगरीकरण किया है उस नगरीकरण में इनके गणित के उच्च स्तर के ज्ञान की जानकारी हमको मिल रही है। ठीक है। तो देखो ये गणित की बात हो गई, और किस काल में हो गई? हड़प्पा काल में गणित की बात हो गई कि हड़प्पा वासियों का गणित का स्तर बहुत ऊंचा था। फिर गणित का विकास देखते हैं आगे, हमारा आएगा वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल में गणित की क्या स्थिति थी? अब देखो वैदिक काल में कोई ऐसा निर्माण कार्य तो हमको दिखाई देता नहीं कि जिसके आधार पे क्योंकि कोई निर्माण ही नहीं मिला जिसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सके कि इनको गणित की जानकारी थी। लेकिन वैदिक काल में जब वेदों को पढ़ा गया तो वहां पर देखा गया कि वैदिक काल में यज्ञ की वेदियों का निर्माण किया जाता था। यज्ञ की वेदियों का निर्माण, यज्ञ की वेदियों का निर्माण किया जाता था। और यज्ञ की वेदियों का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि आपको रेखा गणित की जानकारी हो। ठीक है ना। और इस क्रम में आप बता सकते हो कि ये जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल के भारतीयों को रेखा गणित और त्रिकोणमिति दोनों की अच्छी जानकारी थी, क्योंकि बिना इस जानकारी के आप यज्ञ की वेदियां और इस टाइप का निर्माण नहीं कर सकते हो। तो देखो आप इसमें बता सकते हो कि इस क्रम में इनको रेखा गणित व ज्यामिति दोनों की जानकारी थी। और हाँ, देखो इसमें हमने पहले भी बताया है कि जो वेदांग थे, वेदांग के अंतर्गत क्या हमने पढ़ा था? शुल्ल सूत्र। वेदांग के अंतर्गत शुल्ल सूत्र, शुल्ल सूत्र, शुल्ल सूत्र में रेखा गणित और ज्यामिति के अनेक नियमों की चर्चा की गई है। ठीक है ना। और इसी शुल्ल सूत्र से रेखा गणित की उत्पत्ति को माना जाता है। ये शुल्ल सूत्र से देखो अपन ने पहले जब वेदांग देखे थे ना, 6 वेदांग, तो उन वेदांगों के अतिरिक्त जो शिक्षा थी, शिक्षा के अंतर्गत स्रोत थे, गृह सूत्र या धर्म सूत्र और स्रोत सूत्र। तो इसी में एक था क्या? शुल्ल सूत्र। शुल्ल सूत्र में रेखा गणित के अनेक नियमों की
चर्चा है। तो आप वैदिक काल में गणित के संदर्भ में हमको इतनी जानकारी मिलती है, और कोई व्यक्ति का यहाँ पे नाम तो नहीं मिलता है, लेकिन इनको जानकारी थी। और रेखा गणित और ज्यामिति के बहुत सारे नियम किसमें हैं? शूल्य सूत्र में दिए गए हैं। ठीक है, ये वैदिक काल की कहानी हो गई। वैदिक काल के बाद अब आते हैं बौद्ध काल में। बौद्ध काल में बुद्ध काल, ठीक है। तो देखो, बुद्ध काल में एक व्यक्ति थे बोधायन सूत्र। बोधायन, बोधायन, हाँ बस इतना ही नाम है, बोधायन। ये बुद्ध काल, या इसको कोष्टक में लिखना सूत्र काल भी कह सकते हैं, सूत्र काल। तो बोधायन बुद्ध काल या सूत्र काल के प्रमुख ज्यामितिकार थे, प्रमुख ज्यामितिकार थे। इन्होंने ज्यामिति के बहुत सूत्र निकाले, ज्यामिति के विभिन्न सूत्रों का निर्माण किया, ज्यामिति के विभिन्न सूत्रों का निर्माण किया, ठीक है ना। तो देखो, बुद्ध काल में ये बोधायन एक बड़े गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्यामिति के विभिन्न सूत्रों का निर्माण किया। फिर बुद्ध काल के बाद आता है जो गणित में फिर जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो है गुप्त काल। गुप्त काल में, और गुप्त काल के तो जो गणितज्ञ थे वो बहुत फेमस थे, ठीक है। इस काल का जो फेमस गणितज्ञ है वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने क्या किया था? इन्होंने पाई का मान, पाई का दशमलव के 3 अंकों तक, पाई का दशमलव के 3 अंकों, दशमलव के 3 अंकों 3.1416 तक शुद्ध मान निकाला। तक शुद्ध मान निकाला, ठीक है ना। और देखो, ये मॉडर्न जब वर्ल्ड में पाई का मान निकाला गया तो उसके बहुत नजदीक था। ये गुप्त काल में आर्यभट्ट नामक एक व्यक्ति ने पाई का मान दशमलव के 3 अंकों तक निकाल के और ये दे दिया, ठीक है ना। दूसरा, इन्होंने भिन्न में भी इसको बताया, भिन्न में भी बताया। और जो भिन्न में बताया वो बताया 63832/2000। ये पाई का मान उन्होंने भिन्न में बताया, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले तो क्या है, पाई का मान बताया, उस पाई के मान को भिन्न में भी बताया। फिर आर्यभट्ट ने साइन, जे आ जिसको कहते हैं साइन, साइन का भी मान निकाला। साइन का मान निकाला। इन्होंने जीरो से लेकर विभिन्न कोणों के मान बताए, विभिन्न कोणों के मान निकाले, विभिन्न कोणों के मान निकाले और एक सारणी बना दी पूरी, विभिन्न कोणों के मान निकाल के और एक सारणी बना दी। त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल जानने का तरीका बताया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और इसी से फिर क्या है, आगे चल के त्रिकोणमिति का विकास होता है। त्रिकोणमिति का विकास होता है, इसी से आगे चलकर त्रिकोणमिति का विकास होता है। और फिर सब तो जानते हैं इन्होंने जीरो का आविष्कार भी किया था, जीरो का आविष्कार, जीरो का आविष्कार। देखो, यही सारे पॉइंट याद रखने हैं। क्वेश्चन यही आएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सबसे पहले सूत्र किसने दिया था? सबसे पहले आर्यभट्ट ने,
ठीक है, साइन का मान किसने निकाला, विभिन्न कोणों का मान निकाल के, सारणी, त्रिकोणमिति, ये आपको सीधे सीधे पेपर में फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। तो देखो गुप्त काल का जो एक फेमस गणितज्ञ था उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट देखो गणितज्ञ होने के साथ साथ क्या थे, खगोल शास्त्री भी थे। तो अभी खगोल विज्ञान जब पढ़ेंगे ना तब फिर से इस आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इनने खगोल विज्ञान से संबंधित कौन सी बातें कही है। ये केवल उनके गणित के संबंध में योगदान था। बौद्ध गुप्त काल का एक फेमस गणितज्ञ है आर्यभट्ट जिन्होंने इतनी बात कही है। फिर दूसरे गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त देखो इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज के नियमों का प्रतिपादन किया। चक्रीय चतुर्भुज के नियमों का प्रतिपादन। चक्रीय चतुर्भुज के नियमों का प्रतिपादन किया। पूरी दुनिया में सबसे पहले इन्होंने ही ऋणात्मक अंकों की परिकल्पना की। ऋणात्मक अंकों की परिकल्पना, समझ रहे ना, कि जीरो के बाद भी गिनती हो सकती, -1 -2 और जहां तक माइनस में आप जा सकते हो। तो पहली बार ऋणात्मक अंकों की परिकल्पना करने वाला व्यक्ति कौन है, ब्रह्मगुप्त। ठीक है ना, और इसी कारण इनको आधुनिक अलजेब्रा का जन्मदाता कहा जाता है। आधुनिक अलजेब्रा का संस्थापक। आधुनिक अलजेब्रा का संस्थापक माना गया है। ठीक है, तो इतनी बात ब्रह्मगुप्त के संदर्भ में है। ठीक है, अभी देखो कुछ चीज जो बची है, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, ये सब क्या है, उनके खगोल विज्ञान में आएगी। गणित के संदर्भ में हम देख रहे हैं उनका योगदान इतना ही है, अलजेब्रा, ऋणात्मक और चक्रीय चतुर्भुज के नियमों की बात है। फिर एक और गणितज्ञ थे जो ब्रह्मगुप्त के ही समकालीन थे, भास्कर प्रथम। भास्कर प्रथम ब्रह्मगुप्त के ही समकालीन थे। ठीक है, देखो ये भास्कर प्रथम थे तो ब्रह्मगुप्त के समकालीन, और इन्होंने आर्यभट्ट की किताब, आर्यभट्ट की किताब जिसका नाम था आर्यभट्टियन, आर्यभट्टियन, इस किताब पर टीका लिखी। इस किताब पर टीका लिखी। ठीक है, और इन्होंने साइन की गणना और सटीक की। साइन मतलब ज्या की गणना और सटीक की, मतलब और एग्जैक्ट साइन का मान निकाला इन्होंने। ठीक है, फिर एक और गणितज्ञ थे भास्कराचार्य। भास्करा नहीं, देखो ये भास्कर प्रथम गुप्त काल तक थे। गुप्त काल के बाद जो हमारा पूर्व मध्य काल आता है, मतलब ये समझ सकते हो 800 से 1200 के बीच में, एक और व्यक्ति होते हैं जिनका नाम था भास्कर द्वितीय। भास्कर द्वितीय, और भास्कर द्वितीय मध्यकाल के, मतलब पूर्व मध्यकाल, गुप्तों के बाद, इनका टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है लेकिन गुप्तों के बाद थे भास्कर द्वितीय। इन्होंने सबसे पहले क्या है, अनंत को गणित के समीकरण से सिद्ध किया। इनफाइनाइट, अनंत को गणित के समीकरण से सिद्ध किया। अनंत को गणित के समीकरण से सिद्ध किया। x/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ऐसा करके उनने एक फॉर्मूला दिया था, x/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, फिर इन्हीं भास्कर द्वितीय ने
इन्हीं भास्कर द्वितीय ने गणित पर सिद्धांत शिरोमणि नामक एक किताब लिखी। सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि नामक किताब किसने लिखी? भास्कर द्वितीय ने, जो गणित की ही किताब थी। इसके चार भाग हैं। इस सिद्धांत शिरोमणि के चार भाग हैं। एक है लीलावती। लीलावती। दूसरा इसका भाग है बीज गणित। बीज गणित। तीसरा इसका भाग है ग्रह गणित। ग्रह गणित। और चौथा इसका भाग है गोला। गोला। ठीक है। और देखो ये जो लीलावती है ना, इस लीलावती में उन्होंने गति से संबंधित कुछ विचार दिए हैं। गति से संबंधित विचारों का प्रतिपादन किया। मतलब गति के समीकरण तो नहीं दिए, लेकिन उसी टाइप की कुछ संकल्पना की बात इन्होंने यहां पर लीलावती में की है, गति से संबंधित बात। ठीक है ना। तो देखो प्राचीन भारत में गणित के संदर्भ में इतनी बात थी। ठीक है। गणित के संदर्भ में इतने व्यक्तियों के नाम, उनके सिद्धांत और कुछ किताब है, वही आपको देखना है। ये आपका प्राचीन भारत में ज्ञान परंपरा में गणित का ज्ञान हो गया। फिर देखते हैं प्राचीन भारत में खगोल। खगोल प्रौद्योगिकी या खगोल विज्ञान। ठीक है। अब देखो खगोल विज्ञान के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि खगोल विज्ञान का विकास भी भारत में क्या है, उत्तर वैदिक काल और बुद्ध काल के बाद डेवलप होना चालू हो जाता है। भारतीय लोग जब यूनानियों के संपर्क में आए, तो हमारा जो ज्योतिष और फलित खगोल संबंधी ज्ञान है वो और ज्यादा विकसित हुआ। मतलब आपको इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बुद्ध काल, बुद्ध काल और उसके पहले जो वैदिक काल था, वैदिक काल, बुद्ध काल और वैदिक काल, हमको प्रारंभिक रूप से खगोल की जानकारी थी। ठीक है ना। मतलब देखो यदि वैदिक काल की बात करें तो इस संदर्भ में हमको ऋतु चक्र की, ऋतु परिवर्तन होता है, इसकी जानकारी थी। मौसम चक्र की जानकारी थी। कुछ नक्षत्रों की जानकारी थी, नक्षत्रीय गणना, इसकी जानकारी थी। फिर बुद्ध काल आता है। बुद्ध काल में और उत्तर वैदिक, इसके पहले उत्तर वैदिक, इस काल में इस ज्ञान का और विकास हुआ। बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई। फिर जब क्या है, भारतीय लोग यूनानियों यूनानियों के संपर्क में आए, तो यह भारत का खगोल और ज्योतिष संबंधी ज्ञान और ज्यादा विकसित हुआ। हमने लिखा था यूनानियों के संपर्क के प्रभाव, तो क्या लिखा था कि सप्ताह के 7 दिन की जानकारी, सूर्य चक्र, सूर्य चक्र, राशि की जानकारी की 12 राशि होती है, सूर्य प्रत्येक राशि में जाता है, ये सारी जानकारी हमको क्या है, यूनानियों से ही प्राप्त होती है। अब लेकिन देखो जो मेन डेवलपमेंट होता है खगोल का, वो गुप्त काल में होता है, जिसमें हमको कुछ व्यक्तियों के नाम मिलते हैं और कुछ किताब है, कुछ सिद्धांत है, जो हमको कहा गुप्त काल में पढ़ने को मिलती है। ठीक है ना। तो देखो गुप्त काल, गुप्त काल तो मेन है खगोल विज्ञान के विकास के लिए। गुप्त काल में जो एक व्यक्ति हैं, वराह मिहिर, वराह मिहिर बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। इन ज्योतिषाचार्यों की देखो किताब है पंच सिद्धिका। पंच सिद्धिका
दूसरी किताब है इनकी लघु जातक। तीसरी किताब है वृहद जातक। पंचसिद्धि का, लघु जातक, वृहद जातक, ये सारी किताब किसकी है? वराह मिहिर की है। इन्हीं वराह मिहिर ने ज्योतिष के 5 सिद्धांत दिए। ज्योतिष के 5 सिद्धांत, ज्योतिष के 5 सिद्धांत दिए। कौन कौन से साथ दिए हैं? पहला पैतामह, पैतामह ऐसा। दूसरा सिद्धांत था वशिष्ठ सूत्र, वशिष्ठ सूर्य, सॉरी, वशिष्ठ सूर्य। तीसरा सिद्धांत रोमक। और चौथा सिद्धांत है पोलिस। यार ये अलग अलग है, वशिष्ठ अलग है और सूर्य अलग है। वशिष्ठ और सूर्य ऐसे ही है। 5 सिद्धांतों को इनने चर्चा की है। ठीक है, तो वराह मिहिर एक बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्र। देखो यहां पर हम इनको क्या कह रहे हैं? ज्योतिषा शास्त्र। बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञान है ये। लेकिन आप ज्योतिष का मतलब ये मत समझ लेना कि वो भविष्य बताने वाले ज्योतिषाचार्य थे। दरअसल क्या है ना कि ये समय के साथ ज्योतिष का पतन हो गया है। दरअसल यहां पर जो भी ज्योतिष की बात की जा रही है, देखो हम खगोल विज्ञान में सब पढ़ रहे हैं। ज्योतिष, ज्योतिष के 2 हिस्से होते हैं। एक को कहते हैं गणित ज्योतिष और एक को कहते हैं फलित ज्योतिष। गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष, ये जो बात हो रही है सब इधर की हो रही है। गणित ज्योतिष, गणित ज्योतिष में क्या बताते हैं? गणित ज्योतिष में नक्षत्रों की गणना करते हैं और नक्षत्रों की गणना करने के आधार पर बहुत सारे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जो मौसम के संबंध में जानकारी है, वो सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने की जानकारी है, और भी बहुत सारी जो जानकारी, सब गणित ज्योतिष का हिस्सा है। ये जितने भी हम नाम पढ़ रहे हैं सब गणित ज्योतिष के संदर्भ में काम कर रहे हैं। आर्यभट्ट भी खगोल वैज्ञानिक है, तो वो कोई भविष्य नहीं बता रहा, वो ये सब फलित ज्योतिष है। जो देख रहे हैं ना कि आपका भविष्य बता रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। गणित ज्योतिष, वेद में भी जो ज्योतिष की बात की गई ना, वेदांग के अंतर्गत हमने देखा ज्योतिष, वो भी गणित ज्योतिष की बात की गई। फलित ज्योतिष जैसी कोई संकल्पना है, लेकिन उसके साथ, क्योंकि देखो यहां पर ये जो जितने जो ज्योतिषाचार्यों की बात की जा रही है, सब क्या है? गणितज्ञ हैं। आपको ज्योतिष की गणना के लिए जरूरी है कि गणित की जानकारी होनी चाहिए। बिना गणित के आप ज्योतिष की जानकारी नहीं रख सकते। और ये ज्योतिष की गणना मतलब नक्षत्र विज्ञान, उसकी बात हो रही है। फलित ज्योतिष एक अलग ही चीज है, वो भविष्य बताते हैं। उनकी भविष्य गणित के हिसाब से तो कोई भविष्य बता नहीं सकता है। यहां पर गणित ज्योतिष में जो गणनाएं की जाती हैं, वो उन्होंने कहा भैया पृथ्वी के घूर्णन की गणना कर रहे हैं, इसका व्यास निकाल रहे हैं, सूर्य और चंद्र, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, गणित ज्योतिष। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी गणित ज्योतिष बताएगा। चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, ये सब गणित ज्योतिष पढ़ाएगा। फलित ज्योतिष का बताने लगेगा कि सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो तुम्हारे ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम ये माला पहन लो, ये मोती पहन लो। ये पूरा जो पढ़ रहा है वो सब क्या है? गणित ज्योतिष का ही पार्ट है। ठीक है, तो देखो गुप्त काल में आपको खगोल विज्ञान के संदर्भ में कौन? वराह मिहिर जैसे खगोल विज्ञानी का नाम मिलता है। दूसरा खगोल विज्ञानी है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट की किताब थी आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम, इस आर्यभट्टियम में इन्होंने क्या है? सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण,
के कारण और नक्षत्रीय स्थितियों का वर्णन किया है। नक्षत्रीय स्थिति का वर्णन, ठीक है ना। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने का पहली बार साइंटिफिक कारण देते हैं आर्यभट्ट की सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, ठीक है। फिर देखो इसी गुप्त काल के अभी जो हमने गणितज्ञ पढ़े हैं, उन्हीं गणितज्ञ में आर्यभट्ट के साथ एक और नाम पढ़े थे, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ब्रह्मगुप्त ने क्या है, ज्योतिष के क्षेत्र में एक किताब लिखी थी, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत को क्या कहते हैं, भारतीय ज्योतिषों का आधारभूत ग्रंथ है। ज्योतिष के सिद्धांतों की व्याख्या इस ग्रंथ में की है। ज्योतिष के सिद्धांतों की व्याख्या इसमें की गई है। इन्हीं ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट, तो देखो गणित में भी पढ़ लिया इन दोनों को और खगोल विज्ञान में भी पढ़ लिया इन दोनों को, ठीक है। तो देखो आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त गुप्त काल के गणितज्ञ भी थे और ज्योतिषाचार्य भी थे। गणित के संदर्भ में इनकी जानकारी थी, ज्योतिष के संदर्भ में इनकी जानकारी, और इनके ज्योतिष का मतलब गणित ज्योतिष की बात की जा रही है। और देखो गणित ज्योतिष में इन्होंने और भी बहुत सारी चीज दी है। जैसे आर्यभट्ट ने ही बताया है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है ना। इनने आर्यभट्टियम और आर्य सिद्धांत दिया था, ये दोनों जानकारी दी है। ब्रह्मगुप्त ने बताया गुरुत्वाकर्षण, मतलब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन एक सिद्धांत दिया है कि भाई कोई शक्ति है जो पृथ्वी के अंदर है, जो पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो यही तो गुरुत्वाकर्षण है। तो गुरुत्वाकर्षण से कौन जुड़ गया, ब्रह्मगुप्त, ठीक है। तो देखो खगोल विज्ञान में भी गुप्त काल तक हमको प्रगति होती हुई दिखाई देती है। बाद में लेकिन फिर क्या है, कोई ऐसा नहीं है विद्वान जो खगोल विज्ञान के संदर्भ में जिसकी हमको नाम सुनने को मिलता है, ठीक है ना। तो देखो प्राचीन भारत में गणित हो गया, खगोल विज्ञान हो गया। तीसरा जो मेन क्षेत्र है जिसमें प्राचीन भारत में जिसका विकास होता है वो है चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। अब देखो प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान की भी अपना एक डेवलपमेंट था। प्राचीन भारत में हड़प्पा काल के चिकित्सा विज्ञान की तो हमको कोई स्पष्ट जानकारी मिलती नहीं है। हालांकि जो हड़प्पा में हमको कुछ अवशेष मिले हैं कि हाथी दांत के अवशेष मिले हैं, खोपड़ी का प्रमाण मिला है, जिससे ऐसा लगा है खोपड़ी में छेद है, तो ऐसा लग रहा है कि इनको शल्य क्रिया की जानकारी थी। लेकिन बाकी चिकित्सा के संदर्भ में उनकी क्या पद्धति होती थी कोई जानकारी है नहीं। थी तो उनके पास, क्योंकि इतनी बड़ी जब सभ्यता का विकास होगा, इतना बड़ा नगरीकरण होगा और उनके पास चिकित्सा प्रौद्योगिकी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उनके पास थी लेकिन उसकी हमको ज्यादा जानकारी है नहीं। हमको जो चिकित्सा विज्ञान की जानकारी मिलती है हमारे क्या है, वेदों, वेदों, ठीक है। और वेदों में हमने देखा है जो ऋग्वेद है उसका एक उपवेद है आयुर्वेद। यहां से भारत के चिकित्सा विज्ञान की शुरुआत होती है। आयुर्वेद, आयुर्वेद भारत के चिकित्सा विज्ञान का आधारभूत ग्रंथ है, ठीक है ना। ये एक ग्रंथ भी है और ये एक क्या है, चिकित्सा पद्धति भी है। मतलब वही उपवेद है ऋग्वेद का आयुर्वेद, और यही एक क्या है, चिकित्सा पद्धति के रूप में भी वर्तमान में प्रचलित है। और आयुर्वेद आयुर्वेद का जन्मदाता
देखो चूंकि वेदों से ही निकला है और वेदों के तो संकलन करता है, जन्मदाता जैसी कोई चीज वेदों के संदर्भ में नहीं है कि किसने लिखा है। तो आयुर्वेद का जो जनक है वो माना जाता है धन्वंतरी को। धन्वंतरी देखो निकला वेद से है, ये धन्वंतरी। अब धन्वंतरी के साथ भी कहानी है, वही समुद्र मंथन की कहानी है कि समुद्र मंथन से इनका आविर्भाव हुआ था, ठीक है ना, और इनको बाद में भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है धन्वंतरी। जो धनतेरस मनाते हैं ना दिवाली के पहले, वो धनतेरस दरअसल क्या है, इन्हीं धन्वंतरी की जयंती है। और इस धन्वंतरी का संबंध क्या है, आयुर्वेद से है, चिकित्सा से है। मतलब ये जो धनतेरस है, यहाँ पर धन्वंतरी, धन्वंतरी के जन्मदिन को धनतेरस कह रहे हैं, तो वो दो जो धन है ना, वो स्वास्थ्य के धन की बात है। लक्ष्मी पूजा तो दिवाली के दिन कर रहे हैं, लेकिन अब समय के साथ देखो धनतेरस में ही क्या खरीदना है, सोना चांदी और बर्तन खरीद रहे हैं। तो वो उसका कोई संबंध नहीं है धनतेरस से, ना ही धन्वंतरी का उससे कोई संबंध है, क्योंकि यह आयुर्वेद के जन्म जाता है धन्वंतरी। दूसरा देखो यहां पर एक व्यक्ति और मिलते हैं जो धन्वंतरी के ही वंश से संबंधित है, जिनका नाम है दिवोदास। दिवोदास, दिवोदास, ठीक है। ये काशी के थे और इन्हें विश्व का पहला चिकित्सक कहा गया है। विश्व का पहला शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, विश्व का पहला शल्य चिकित्सक। इन्होंने काशी में एक विद्यालय भी खोला था, विद्यालय भी खोला था। और इसी विद्यालय के प्राचार्य आगे चल के बनेंगे एक व्यक्ति सुश्रुत। अभी सुश्रुत को पढ़ेंगे अलग से, सुश्रुत ने क्या किया है, ठीक है ना। तो देखो धन्वंतरी, दिवोदास, फिर एक और चिकित्सक देवता की चर्चा मिलती है जिनका नाम है अश्वनी देवता। अश्विनी कुमार, हाँ, अश्वनी कुमार, अश्विनी कुमार। ये कौन थे, ये देवताओं के चिकित्सक थे, देवताओं के चिकित्सक। देवताओं के चिकित्सक थे, ठीक है। फिर देखो इस आयुर्वेद में ना केवल हमको मनुष्य के इलाज की जानकारी मिलती है, बल्कि पेड़ पौधों मतलब वनस्पति और जानवरों के भी इलाज की हमको जानकारी मिलती है। तो देखो शुरुआत आयुर्वेद से हो रही है। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी है, धन्वंतरी की परंपरा को ही कुछ लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर देखो इसी जो आपका आयुर्वेद है, ठीक है ना। देखो इसी आयुर्वेद में क्या है, दो उपचार विधियां हैं, दो उपचार विधियां दिखाई देती हैं, या दो चिकित्सा पद्धति हैं। एक को कहते हैं चर्म पद्धति, चर्म पद्धति, और दूसरे को कहते हैं औषधि पद्धति या औषधि चिकित्सा। चर्म पद्धति ये जादू तोड़ने वाली है, और औषधि पद्धति मतलब क्या है, औषधि जो विभिन्न दवा या विष, दवा या विष से इनका निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो देखो ये तो सीधे सीधे आयुर्वेद है। अब आयुर्वेद को हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हमको केवल प्राचीन भारत की चिकित्सा की ज्ञान की जानकारी लेना है। आयुर्वेद को पढ़ते तो आयुर्वेद के संदर्भ में और जाते कि भाई आयुर्वेद में उनका वात पित्त कफ की बात है, पंच महाभूतों की बात है।
अभी हमको इससे आयुर्वेद से मतलब बस प्रारंभिक जानकारी है कि आयुर्वेद और आयुर्वेद में चिकित्सा की शुरुआत हो रही है। फिर देखो यहां पर बुद्ध काल, बुद्ध काल में तक्षशिला चिकित्सा का एक महान विश्वविद्यालय था। तक्षशिला ये विद्यालय है और चिकित्सा का विद्यालय है, चिकित्सा का महान विद्यालय है, ठीक है। और यहां पर एक शिक्षक की चर्चा है जिसका नाम है अत्रेय। अत्रेय ये तक्षशिला के शिक्षक हैं, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है अत्रेय। इन्हीं अत्रेय का एक शिष्य है जीवक। इन्हीं अत्रेय के शिष्य का नाम क्या है? जीवक है। और जीवक को भारत का पहला आयुर्वेदाचार्य माना जाता है, भारत का पहला आयुर्वेदाचार्य। और देखो जीवक, बाकी का उल्लेख तो केवल किताबों में, लेकिन इस जीवक का हमको ऐतिहासिक उल्लेख भी मिलता है। और जीवक का ऐतिहासिक उल्लेख कहां पे मिलता है कि जब ये लोग अवंती शासक, मतलब ये क्या है, बिंबिसार के पास थे, तो बिंबिसार ने, मगध नरेश बिंबिसार ने अवंती शासक, अवंती शासक चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत के पीलिया रोग, चंड प्रद्योत के पीलिया रोग के इलाज के लिए किसको भेजा था? जीवक को अवंती भेजा था। तो जीवक का उल्लेख हमको मिलता है, ठीक है। तो देखो तक्षशिला, तक्षशिला का अत्रेय और अत्रेय का शिष्य है जीवक, और जीवक भारत का पहला आयुर्वेदाचार्य माना जा रहा है, ठीक है। फिर इसमें मौर्य उत्तर काल में हमको एक व्यक्ति का नाम मिलता है जिसका नाम है चरक। चरक, और ये चरक किस? कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में चरक। इनकी किताब का नाम था चरक संहिता, चरक संहिता, चरक संहिता, ठीक है। अब देखो इसमें चरक संहिता में इन्होंने ज्वर, कुष्ठ रोग तथा टीबी, यक्ष्मा के इलाज की चर्चा की है। यक्ष्मा, कुष्ठ रोग, ज्वर और हाँ मिर्गी, एक और मिर्गी, इन 3 बीमारियों के इलाज की चर्चा की है चरक संहिता में, ठीक है। तो एक ये चरक याद रखना, चरक क्या है? कनिष्क के दरबार में थे। फिर एक और व्यक्ति हैं सुश्रुत। सुश्रुत, सुश्रुत ये क्या थे? शल्य चिकित्सक थे, शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक। मोतियाबिंद और पथरी की सर्जरी में इनको विशेष ख्याति थी। मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन और पथरी की सर्जरी, पथरी के ऑपरेशन में नाम चलता था सुश्रुत का, ठीक है ना। फिर ये केवल इतना ही नहीं रुके हैं, यहां पर इन्होंने क्या है? प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी भी की है, प्लास्टिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी। इनकी एक किताब थी सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता। इस सुश्रुत संहिता में इन्होंने 121 शल्य उपकरणों की 121 चिकित्सीय उपकरणों की चर्चा की है, चिकित्सीय उपकरणों की चर्चा की है।
ठीक है ना। चिकित्सीय उपकरण मतलब जो सुश्रुत ऑपरेशन करने के दौरान इस्तेमाल करते थे, वो उनका कैंची, छुरी, फिर टांका लगाने के लिए, तो ऐसे 121 चिकित्सकीय उपकरणों की चर्चा करी है। ठीक है, तो देखो चरक हो गया, सुश्रुत हो गए। फिर गुप्त काल में कुछ और लोगों का नाम मिलता है। एक का नाम मिलता है नवनीत करण। नवनीत करण गुप्त काल के ये हैं। एक और नाम मिलता है चक्रपाणिदित्य। चक्रपाणि चक्रपाणि दत्त और धन्वंतरी। गुप्त काल में ये तीन आयुर्वेदाचार्यों का नाम हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो प्राचीन भारत में ये तो ठीक है कि चिकित्सा के संदर्भ में आयुर्वेद, और आयुर्वेद के बाद ये कुछ व्यक्ति हैं जो आयुर्वेद की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन काल में ना केवल चिकित्सा विज्ञान में हमको मनुष्यों के इलाज, बल्कि क्या है, पशुओं की चिकित्सा, पशु पक्षियों की चिकित्सा की भी जानकारी मिलती है। पशु पक्षियों की चिकित्सा की भी जानकारी मिलती है, और इन संबंध में हमको कुछ किताबों की जानकारी मिलती है। जैसे घोड़े की चिकित्सा पर एक किताब है, घोड़े की चिकित्सा पर, जिसका नाम है हेया आयुर्वेद। और इसको लिखने वाले हैं सालिहोत्र। सालिहोत्र, ठीक है ना। मतलब सालिहोत्र ढोर डॉक्टर है और किसका स्पेशलिस्ट है, केवल घोड़े का इलाज कर रहा है। उन्होंने एक पूरी किताब लिख दी है आयुर्वेद के नाम से, इसमें घोड़े की चिकित्सा की बात की गई है, घोड़े का एक्सपर्ट है। दूसरा एक है जो हाथियों का इलाज कर रहा है, हाथियों के इलाज, इससे संबंधित किताब है गजा आयुर्वेद। और इसके रचनाकार हैं वो है पालकल्प, पाल कत्यप, पाल कत्यप, पाल कत्यप। फिर है पौधों, पेड़ पौधों से संबंधित बॉटनी, पौधों के इलाज से संबंधित एक किताब है उपवन विनोदा, उपवन विनोदा। उपवन विनोदा, और ये लिखी है सारंगधर ने, सारंगधर। फिर पेड़ों के लिए, ये तो छोटे पौधों की जानकारी है, पेड़ों के लिए है वृक्ष आयुर्वेद। वृक्ष आयुर्वेद, और यह है सुरपाल की रचना है, सुरपाल। ठीक है ना। तो देखो पशु चिकित्सा और पेड़ पौधों के भी अलग अलग किताब हमको देखने को मिली है, केवल मनुष्यों के इलाज की बात नहीं की जा रही है प्राचीन भारत में। मतलब प्राचीन भारत में चिकित्सा प्रौद्योगिकी काफी डेवलप थी कि मनुष्यों के इलाज के साथ साथ जो है पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के इलाज की भी अलग से जानकारी है। फिर इसमें चिकित्सा संबंध में एक चीज और है, हाँ, ये चिकित्सा प्रौद्योगिकी में ये लोग क्या करते थे, औषधियों, औषधियों के साथ रसायनों को मिला के, औषधियों के साथ रसायनों को मिला के रोगों का इलाज करते थे। समझ रहे ना,
कि कोई औषधि है उसके साथ धातु को मिक्स कर दिया, पारा मिलाया है या सोना मिलाया है, कुछ ऐसी चीजों को मिलाया, मतलब रसायनों को मिला के अब ये दवाई बनाते थे और इलाज करते थे। तो देखो एक प्रसिद्ध औषधि है जिसका नाम है छौलमुग। ये दवाई है एक, छौलमुग। ये कुष्ठ रोग के इलाज में उपयोग में लाई जाती थी, कुष्ठ रोग के इलाज में उपयोग में लाई जाती है। और वर्तमान समय में भी ये औषधि कुष्ठ रोगों के इलाज के लिए अपनाई जा रही है। ठीक है ना। तो देखो प्राचीन भारत में औषधि के संदर्भ में तो चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में इतनी जानकारी है, बाकी तो फिर पूरी जानकारी क्या है आयुर्वेद के संदर्भ में है, उसको अपन अलग से पढ़ेंगे आयुर्वेद को। ये आपको चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में इतनी जानकारी है। तो देखो प्राचीन भारत में हमने 3 विज्ञान के क्षेत्र देखे हैं। एक हमने गणित देखा सबसे पहले, गणित के बाद फिर हमने क्या है खगोल विज्ञान देखा, और खगोल विज्ञान के बाद हमने क्या है चिकित्सा विज्ञान देखा है। अब हमको इसमें मेन रूप से देखना है फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री में ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर धातु प्रौद्योगिकी, मेटलर्जी जिसको कहते हैं, क्योंकि देखो धातु का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाएगा। ठीक है ना। तो धातु प्रौद्योगिकी की ओर देख ले हैं तो फिर प्राचीन जो विज्ञान प्रौद्योगिकी में हमको केवल इतना ही देखना रहेगा। बाकी फिर कुछ और चीज रहेगी कि प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था की क्या व्यवस्था थी वो भी देख लेंगे। ठीक है ना। तो ये सब आगे अपन अब कल ही देखेंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ है ज्ञान परंपरा, इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे।